एसटीबीटी में कैश क्वांटिटी हम लेके जा नहीं सकते हैं, तो बीटी एसटी पे ध्यान देना, एसटीबीटी नहीं। एसटीबीटी जल्दी देता भी नहीं हूँ मैं। बीटीएसटी का एसएल क्या है? बीटीएसटी का जो एसएल रहता है वो एक स्विंग लो रहेगा, जो उसने 3 बजे से नीचे का एक लो बनाया होगा ना, वो हमारा लो एसएल हो जाता है। आपकी आवाज क्लियर आती नहीं है, पता नहीं क्यों। हाँ, क्या बोले आप? मैंने बोला कि आज एनबीसीसी में आपने दिया था। हाँ, आज एनबीसीसी दिया है। नहीं, कहाँ है सर ब्रेकआउट? क्या बोले आप? उसमें ब्रेकआउट किधर है सर? वो सपोर्ट पे मैंने दिया है। वो थोड़ा सा हर जगह देखो, एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा काम करेगा, तो ये सपोर्ट पे दिया है, ये सपोर्ट पे था। मारुति को जैसे, मारुति भी बीटीएसटी स्टॉक था, तो वो भी सपोर्ट के आसपास है। क्या वहाँ पे रिस्क छोटा सा है ना? अब हमारे पास रिस्क वहाँ से 25 से 30 पैसे का है, क्योंकि कंटिन्यू पिछले 4-5 दिनों से एक ही जगह पे एनबीसीसी होल्ड कर रहा है। आज उस रेंज को वो निकाल रहा था, जो पिछले 3-4 दिन का। अभी एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं है ना? नहीं, स्क्रीन शेयर करो तो दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। ये स्क्रीन शेयर, ठीक है। और ये चार्ट हो गया। चार्ट पे कौन सा स्टॉक? एनबीसीसी। ये देखो, अब एनबीसीसी का यहाँ पे, ये देखो एनबीसीसी यहाँ पे क्या कर रहा है। अब ये पिछले 4-5 दिन का क्लोजिंग आप देखो जरा इसकी। 4-5 दिन से कंटिन्यू रेड कैंडल बनाते हुए चल रहा है ये। अब ये इन क्लोजिंगों से सबसे अच्छी क्लोजिंग आज की लग रही थी, कि आज क्लोजिंग ये अच्छी देके जाएगा। 59 के ऊपर जब तक क्लोज है तब तक ठीक है। 58, 50 अगर कल ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो इससे निकल जाएंगे। और या फिर अगर ओपन ही हो जाता है ये 59, 40 के ऊपर ओपन हो जाएगा कहीं कल, तो ये 60 तक चला जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है। तो बीटीएसटी मतलब पोजिशनल है, वो इंट्राडे नहीं है। बीटीएसटी मतलब हम 3:20, 3:25 पे कॉल लेते हैं और कल सुबह की ओपनिंग में उसको सेल कर देते हैं। बीटीएसटी 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं है। बीटीएसटी लास्ट के आधे घंटे में हम कॉल लेते हैं, मतलब स्टॉक्स को सिलेक्शन करते हैं जो ब्रेकआउट कर रहा हो या फिर अच्छी क्लोजिंग दे रहा हो। और उसके बाद जो अगले दिन के लिए 10-5 मिनट का या गैप अप में ही मिल जाए, हमें 1-1.5% का गैप अप मिल जाता है, उस गैप अप में ही निकल जाते हैं हम। बीटीएसटी का मतलब 10-15 मिनट। अगर स्टॉक कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ओपनिंग गैप अप अगर हमें 1% मिल गया तो हमारा बीटीएसटी सक्सेसफुल हो गया, बस निकाल देना है ओपनिंग में ही। वो होल्ड नहीं करने के लिए जा रहे हैं, बस आज लिया और कल सुबह निकाल देना है। सर अगर गैप डाउन खुल जाए तो? गैप डाउन खुल गया तो कोई बात ही नहीं, फिर तो हम देख ही नहीं सकते हैं। ये तो मैं ही बताया, तो मैं स्टॉक लेके बीटीएसटी एसटीबीटी लेके गया था, डीवीएस लेवल 10% नीचे ही ओपन हो गया था, तो उसके लिए क्या करूंगा? अब हो सकता है जैसा 10% नीचे बोला उसे 10% ऊपर खुल गया तो दोनों ही कंडीशन बनती है। जब हम हर कंडीशन करते रहते हैं तो दोनों सिचुएशन मिलती हैं, कभी स्टॉक्स नीचे मिल जाता है, कभी स्टॉक्स ऊपर मिल जाता है। लेकिन जब करना है तो कंटिन्यू चीजों को करते रहना है, तभी वो जाके उसका फुलफिल होगा। नहीं तो एक बार 10% गैप डाउन हो गया तो पता लगा अगली बार से हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो शायद जिस दिन गैप अप होगा उस दिन वो छूट जाएगा हमसे। सर एक फ्री क्रो अप डाउन एक स्ट्रेटेजी, फ्री क्रो, फ्री क्रो डाउन, फ्री क्रो अप। फ्री क्रो डाउन, फ्री क्रो अप, ये क्या है? 3 कैंडल डाउन अगर आती है तो उसके बाद आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी ना, कैंडल में उस दिन दिखाया था आपने। 3 ब्लैक रो 3 व्हाइट सोल्जर क्या? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, तो उसको इंट्राडे में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, वो तो डेली चार्ट पे फिर यूज करना पड़ता है वो इंट्राडे नहीं। जैसे मान लो ये स्टॉक नीचे आ रहा, 3 है, ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसने 3 क्या 3, हाँ इसने 3 वाई वो बनाया, लेकिन इसने लो को ब्रेक कर दिया। ये लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई स्टॉक्स ने बनाया और लो को ब्रेक नहीं किया तब हम उसको यूज करते हो, लेकिन वो डेली के लिए है, इंट्राडे के लिए नहीं है। इंट्राडे के लिए नहीं वो चीज रहती, इसलिए तो उसको उस कैंडल के बारे में मैंने बताया ही नहीं होगा आप लोग को। और एक मार्केट है। हाँ, मार्केट डेप्थ में देख लो। मार्केट डेप्थ में आपको क्या देखना है? मार्केट डेप्थ में पहली चीज, एक चीज आपको लोग समझ लो। जैसे मान लो कि कोई स्टॉक्स है, पहले मैं पावर पॉइंट ओपन कर लूं। अब इसको अपनी, जैसे इसको हम एक नया हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो मार्केट डेप्थ में क्या करना है
कि मान लो अगर कोई स्टॉक, पहले तो एक नंबर कॉपी करना पड़ेगा। जैसे आज किसी ने मार्केट डेप्थ का किसने भेजा था? किसी ने तो भेजा था, आपके ग्रुप से ही भेजा था। आपके ग्रुप से किसी ने भेजा था मुझे मार्केट डेप्थ का? नहीं, आप लोग को तो बताया नहीं था, आपके ग्रुप का नहीं है, दूसरे ग्रुप का होगा पक्का। यहाँ पे जैसे मान लो कोई स्टॉक यहाँ पे 1000 क्वांटिटी रखी हुई है, ठीक है। 1000 क्वांटिटी की हमने मान लो हमने प्राइस इसकी रख दी। जैसे हमने HDFC को ले लिया, आज HDFC था बहुत जगह पे 2348, ठीक है, ठीक है। ये एक तरफ हो गया, एक साइड वाला। अब यहाँ पे 2348, सॉरी 2348 रुपये 20 पैसे में यहाँ पे आगे क्वांटिटी रखी हुई है 1500 मान लो, ठीक है। फिर भैया कहाँ से आ गया? फिर यहाँ पे मान लो 500 क्वांटिटी रखी हुई है 2348.5 पे। अब यहाँ पे आगे की क्वांटिटी यहाँ पे रखी हुई है 2348 पॉइंट मान लो 70 पे रखी हुई है किसी ने 2000 क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो है वो, अब यहाँ पे फिर ये कहाँ चला गया? ऐसे मिल गया ये। सर एक्सेल चला लो ना, एक्सेल से कर। नहीं, इस पे ठीक है, अभी हो जाएगा। बस दो लाइन तो और बनानी है समझाने के लिए। अब यहाँ पे मान लो आपको किसी ने फिर से 1200 क्वांटिटी रखी हुई है, मान लो 1200 क्वांटिटी रखी हुई है 2347 पे, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लो हम आगे चलते हैं 3249.5 पे 3000 मान लो रखी हुई है, ठीक है। इसके बाद 500 क्वांटिटी 6.5 पे अभी यहाँ पे रखी है। ना 2400 थोड़ा ना होगा, सॉरी, सामने वाला भी 2300 ही होगा ना, 2400 थोड़ा ना होगा। हाँ हाँ बराबर, हाँ 2300 ही है। 2300 ऊपर भी है। ऊपर भी 2300 होगा। हाँ उतना समझ जाओ, उतना तो आप लोग समझदार हो, उसमें ज़्यादा। मान लो यहाँ पे हमने 45,000 क्वांटिटी देखी, 23 है, ठीक है। अब हमें जो दिखता है वो बेस्ट 5 ही दिखता है, हर समय हमें बेस्ट 5 दिखेगा। हम यहाँ पे 4 बनाया, 5, चलो एक और बना ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। इससे अच्छा एक और डाल देते हैं कोई नंबर। अब यहाँ पे 200 चलो 540 क्वांटिटी किसी ने रख दे यहाँ पे 442,347.7 पे, ठीक है। और यहाँ पे किसी ने रख दे 2348.5 पे 200 क्वांटिटी। अब इस साइड वाला ये क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सेलर है, ये सेल करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। और इस साइड वाले जो है हमारे पास वो बायर है, दूसरी साइड वाले, यानी ये बायर हैं और ये सेलर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये बेस्ट 3 दिखते हैं हर समय। अब यहाँ पे नीचे की तरफ मान लो नीचे भी क्वांटिटी रखी होती है ना, कुछ क्वांटिटी नीचे, यानी एक टोटल क्वांटिटी नीचे रखी होती है। अब हमें टोटल क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक टोटल क्वांटिटी होगी, मान लो कि सेलर साइड में मान लो रख दी किसी ने 3,20,000 क्वांटिटी टोटल रखी हुई है। उसी साइड में अगर ये बायर साइड में हम देखें तो बायर साइड में शायद क्वांटिटी होगी 2,50,000 या 2 लाख, जो भी हो। ये सेल साइड की क्वांटिटी है और ये बाइंग, ये सेल साइड की क्वांटिटी है और ये बाइंग साइड की क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्वांटिटी रखी है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। इन दोनों क्वांटिटी का फर्क कब पड़ेगा मार्केट पे? जब ये क्वांटिटी कम से कम 6 से 7 गुना ज्यादा हो। यानी अगर ये 1 लाख हो, यहाँ पे बाइंग करने वाले 1 लाख हो, 1 लाख है और सेल करने वाले 6 लाख है, तब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी शुरुआती दौर में। ऐसा नहीं कि स्टॉक 10% गिर गया है, उसके बाद यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है तो आप देखने बैठ गए हो। शुरुआती दौर में कुछ न्यूज़ होती है स्टॉक्स में, कुछ खराब न्यूज़ हो या कुछ अच्छी न्यूज़ हो, तब इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन वो भी कम से कम 5 से 6 गुना के रेशियो में होना चाहिए बायर और सेलर, तब उसका फर्क पड़ेगा। उसी दिशा में स्टॉक चलने की कोशिश करेगा, जिसमें अगर बायर ज़्यादा है तो बाइंग साइड में चलेगा और सेलर ज़्यादा है तो सेल साइड में चलेगा।
हमें मार्केट डेप्थ में ये देखना है, मान लीजिए कोई स्टॉक इस प्राइस पे चल रहा है, ठीक है। अब हमें कोई स्टॉक हमें 49 पे मान लीजिए हमें लेना है HDFC बैंक को, ठीक है। HDFC बैंक को हमें 49 पे लेना है। तो अब ये क्या है, ये बायर है और ये क्या है, ये सेलर है। ये दोनों बैठे हुए हैं, ये मार्केट को नहीं ड्राइव कर रहा है। मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है, कोई तीसरा करता है। जो मार्केट पे लेता है वो मार्केट को ड्राइव करता है। इनका ऑर्डर तो मैच ही नहीं हो रहा अभी फिलहाल, तभी तो ये दोनों बैठे हैं ना। तो इनका ऑर्डर मैच नहीं हो, कोई तीसरा मार्केट में आएगा और इस क्वांटिटी को बाइंग करेगा, तो ये फिर ऊपर की क्वांटिटी सामने आ जाएगी। ये क्वांटिटी खत्म होगी तो ऊपर की क्वांटिटी आ जाएगी। तो मार्केट डेप्थ में अगर मान लो अगर कोई स्टॉक हमें मान लो 49 पे खरीदना है, ठीक है। हमने मान लिया कोई स्टॉक हमें 49 पे खरीदना है और मार्केट डेप्थ में हमें बायर साइड में अगर ये बड़ी क्वांटिटी दिखती है, ये नॉर्मल क्वांटिटी मान लो है 500, 1000, 2000, 1500, ये क्या है नॉर्मल क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही, तो इसका फर्क हमें नहीं पड़ेगा। लेकिन अचानक यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी दिख गई आपको, जैसे आज HDFC बैंक में सुबह 47, 48, 50 के पास जाके यहाँ पे 49,000 क्वांटिटी रखी थी, जो कि HDFC बैंक के लिए बहुत है, बहुत सारे स्टॉक के लिए नहीं, लेकिन आज के लिए, क्योंकि मैं सुबह से उसको देख रहा था, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2000, 2500, 3000, 4000 क्वांटिटी वहां पे आ रही थी, हर मतलब 10 पैसे, 20 पैसे या 25 पैसे पे। 2350 के पास में उसके बाद 45,000 क्वांटिटी थी। तो मैंने सोचा कि अब 2350 को ब्रेक करेगा तब ये अच्छा मूव देगा यहाँ पे, ठीक है। 2350 को ब्रेक करने, वैसे तो मेरा तो 2333 यानी 333 पे ही मेरा ऑप्शन मैंने बाइंग किया हुआ था ऑलरेडी। उसको 37 पे उसका ऑप्शन मैंने 38 पे उसका ऑप्शन बाइंग किया था HDFC बैंक का, और कोटक बैंक का ऑप्शन बाइंग किया हुआ था मैंने 25 रुपए 70 पैसे पे, दोनों का ऑप्शन बाइंग किया हुआ था। तो कोटक बैंक उतना तेज नहीं मूवमेंट करा था, वो 90 और 95 के बीच में काफी देर तक सुबह रुका था। उसके बाद जैसे वो 95 क्रॉस किया तब वो वन पे धीरे 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 चलना स्टार्ट हो गया। तो वहां पे जो 95 के पास में थी, वो 95 में वहां पे अगर देखते तो वहां पे क्वांटिटी रखी हुई थी ऑलमोस्ट लगभग 80,000 क्वांटिटी थी 95 से 95 9480 से लेकर 95 के बीच में 80,000 क्वांटिटी थी। तो इसलिए वो क्वांटिटी वो निकाल नहीं पा रहा था। तो इसलिए मार्केट डेप्थ में क्या, अगर मुझे स्टॉक 94 पे लेना होता है HDFC कोटक बैंक, तो मैं नहीं लेता। अगर इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, अगर HDFC बैंक मुझे 249 पे लेना है और 2349 पे लेना है और 2350 पे मुझे 45,000 क्वांटिटी दिख रही, जो कि नॉर्मल क्वांटिटी नहीं है जो यहाँ पे मुझे दिख रहा अभी तक। तो मैं क्या करूंगा कि मैं वेट करूंगा कि ये क्वांटिटी निकल जाने दूं। मतलब स्टॉक से अगर मुझे 2 रुपए सस्ता मिल रहा है तो मैं नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा कि 2 रुपए और महंगा लूंगा जब ये क्वांटिटी निकल जाएगी। समझ में आ रहा? नहीं, इस क्वांटिटी को हम निकल जाने देंगे, कोई बायर इसको खरीद लेगा तब हम उसको हम बाइंग करेंगे कि जिससे हमारा मूवमेंट अच्छा हो जाए। नहीं तो क्या होगा, हम अगर मान लो 49 पे हमने खरीद लिया और इसने क्या किया, जो भी यहाँ पे लोग हैं उन लोगों ने अगर मार्केट पे इसको सेल कर दिया, तो ये स्टॉक्स को क्या करेंगे, 4 से 5 रुपए तुरंत डाउन कर देंगे स्टॉक को। यानी 45,000 क्वांटिटी ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे चाहिए भी तो ना, देखिए क्वांटिटी कितनी दिख रही, 1200, 1500, 1800। तो अगर 45,000 क्वांटिटी अगर मार्केट पे किसी ने निकाल दिया तो स्टॉक 6-7 रुपए तुरंत डाउन कर देंगे वो। तो इसलिए हम मार्केट डेप्थ में ये देखते हैं कि स्टॉक हमारा बाइंग प्राइस निकाल ले। HDFC बैंक भी आज वही कर रहा था 50 के पास में, और जैसे 50 को निकाला वो 59 तक वन वे चला गया। फिर उसी तरह से कोटक बैंक 1395 पे यही क्वांटिटी 80,000 वहां पे रखी हुई थी, तो मैंने वहां पे अपडेट भी कर दिया था टेलीग्राम पे कि इस पे नजर बना के रखो, इसके ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट आएगा। और जैसे ही वो 1395 निकला, चार्ट पे देखोगे तो 1395 के बाद उसका मूवमेंट आपको वन पे मूवमेंट है कोटक बैंक का। तो इसके लिए मैंने उसकी कॉल दे दी, जब वो 95 ब्रेक किया तब कॉल दी मैंने। कॉल 2570 में मैंने खरीद के रखी हुई थी कॉल। आप लोग को कॉल मैंने वहां पे 28 में दी थी उसकी कॉल को, 28 में। क्योंकि वो कॉल आपको कब दी, जब वो पूरा निकल गया तब मैंने थोड़ा सा पहले रिस्क ले लिया। अब यहाँ से जैसे इसने 95 निकाला, उसके बाद कौन सा है, हाँ अच्छा पर ये सर आपने उसके अंदर 10 डेज का टाइम डाल दिया था, तो हमने टारगेट, ये देखिए टाइम ऑप्शन ले रहे हैं हम, ऑप्शन आप 23 का 28 वाला 60 ऑप्शन तुरंत थ्रू होगा। मैंने टारगेट अभी भी मेरा 60 का वहां पे क्लियर है, लेकिन वो 60 कब आएगा, जब ये 1480 जाएगा। ये भी ध्यान रखना, वो 1480 वन वे नहीं जाएगा, वो रुक रुक के जाएगा। अभी आया है, हो सकता है कल फिर 1420, 1425 जाए, फिर वापस नीचे जाए। फिर अगर 10 रुपए मुझे आज ही मिल रहे तो मैं क्यों छोड़ने जा रहा हूँ। अगर ये आज वो मान लीजिए 27, 28 वाला ऑप्शन 30, 32, 30 के आसपास क्लोज होता तो मैं लेके जाता। मुझे 10 रुपए आज मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ू उसमें, 4000 क्वांटिटी लेके बैठा हूँ। अब हमें नहीं पता है कि स्टॉक्स वन वे चलेगा या रुक रुक के जाएगा, समझ। अगर ये स्टॉक बाद में निकल गया था वापस। क्या हो गया था, 95 में मैंने बाय किया था तो फिर निकल गया था क्योंकि वो नीचे जा रहा था। फिर
95 के बाद तो उसी तरह से 95 के बाद इसने जब निकाल ली थी तो 95 के बाद 1 पे 1404 तक गया। कॉल 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 नीचे मूव किया था, 32 तक गया था, और फिर कॉल नीचे 29 तक आ गया था, वो और तो फिर इसी उसके बाद तरह भागा चलेगा, वो। वो इसी तरह चलेगा। देखो अभी ये कॉल, ये अगर 1440 ट्रेड करेगा ना तो कॉल की मूवमेंट और फास्ट होती जाएगी अभी, ठीक है ना। तो आज एक्सपायरी था इसलिए मैंने वो टाइम वहां पे डाला है कि 10 दिन के लिए रुकना है। भाई अगर एक ही दिन में 10 रुपए दे रहा तो मैं आज ही निकल जाऊंगा। अगर आज वो 2-3 रुपए का, मुझे लग रहा था कि शायद ये 1300 और 1400 के बीच में आज होल्ड करेगा, 1405-6 तक जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा कॉल हमारी 30 से 32 रुपए होगी आज। तो इसने अब 10 रुपए 20 रुपए का 1 पे चलते ही गया तो मैं बोला भाई बहुत अच्छा है, भाई इससे अच्छा नहीं क्या मिलेगा। हमने लेके बैठे हैं कि ठीक है मैं 10 दिन होल्ड करूंगा, लेकिन आज ही मिल गया तो मैं आज ही निकल जाऊंगा। ये मैंने कसम थोड़ी खाई कि आज मैं निकलूंगा ही नहीं, उससे कुछ भी हो जाएगा तो। और HDFC की जो कॉल ली थी आपने? वही बात हो, एचडीएफसी तो 33 के ऊपर। एचडीएफसी शायद आप लोग चार्ट पे ध्यान नहीं देते हो ना, इसलिए 58 तक गया, 58 तक या गया था तो वो, या तो आप भूल जाते हो, 58 तक आप गया लोग या था। तो भूल जाते हो या तो ध्यान नहीं रखते हो। एचडीएफसी बैंक क्या था, लेवल क्या था हमारा एचडीएफसी बैंक का? मैंने मैंने 23 सर, 23 हमारा लेवल था, उस 33 लेवल के, हाँ। हाँ उस लेवल के ऊपर निकला तो उस लेवल के नीचे ये दिखा ही नहीं स्टॉक। हाँ बट बहुत स्लो था सर एक्चुअली। हैवी वेट है सर, ये इतना तेज नहीं चलता। जो आप जुबिलेंट फूड, जस्ट डायल या फिर इंडिगो ऐसा ढूंढ रहे हो तो ये उतना तेज नहीं चलता है, ये स्लो स्टॉक्स है। एचडीएफसी हैवी वेट है, हाथी हाथी धीरे धीरे ही चलता है, दौड़ के नहीं चलेगा घोड़े जैसा। तो हैवी वेट है तो धीरे धीरे ही चलेगा ये। हाँ लेकिन एक बार ब्रेकआउट होने के बाद ये इसका बिहेवियर है कि ये अच्छा मूवमेंट करता है, जिस दिन ब्रेकआउट करता है उस दिन, ये आज इसका ये आज कैरेक्टर है इसका। हाँ सर, आज मोस्ट ऑफ तक ये 5 मिनट का कैंडल को ही ब्रेक कर रहा था, जैसे जुबिलेंट हो या हीरो मोटर्स या HDFC बैंक। पूरा 5 मिनट का कैंडल को जब नीचे जाके ऊपर क्रॉस कर रहा था तब मुंह मुंह दे रहा था सर। नहीं तो वही चीज बोल रहा हूँ कि आपको ना ये थोड़ी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि अगर कोई स्टॉक पहले से हम लेके बैठे हैं या पहले से उसका कैरेक्टर हम जानते हैं तो बड़ा अच्छा हमें समझ में आता है स्टॉक। तो ये ऐसा स्टॉक कैरेक्टर है कि जब ब्रेक करता है तो चलता है, एक दिन 2 दिन पड़े आराम से चलता है, फिर ये जब भी हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट डेप्थ हमें ये बताती है कि स्टॉक अगर नहीं निकल रहा है, यानी हमारे लेवल को स्टॉक नहीं निकाल पा रहा है, तो मतलब क्या करना, हमें थोड़ा 2 रुपए सस्ता लेके चलना है, 2 रुपए महंगा खरीदना है, लेकिन सस्ता हमें नहीं खरीदना है। सर उसके नंबर ऑफ ट्रेडर का भी कोई कैलकुलेशन है? नंबर ऑफ ट्रेड का कोई कैलकुलेशन नहीं है, नंबर ऑफ क्वांटिटी का कैलकुलेशन हमारे पास में है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी है हैवी रहेंगी उतना मतलब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसी तरह से अगर कोई स्टॉक सेल साइड में देख रहे हैं हम, तो हमें तभी भी हमें बाइंग साइड वाला ही देखना है, नहीं अभी सेल साइड वाले नहीं देखना है हमें, तभी भी बाइंग साइड, तभी भी हम इसी साइड वाला देख रहे हैं। लेकिन स्टॉक क्या है, वीक है, पहले से वीक है, तो अब यहाँ पे अगर बड़ी क्वांटिटी मिलेगी तो वो इस क्वांटिटी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, फिर वो इस क्वांटिटी को क्रॉस नहीं करेगा जल्दी। देखो अगर स्टॉक बाइंग साइड में है तो उस क्वांटिटी को निकालेगा, कोशिश करेगा उसको निकाल के ऊपर जाने की। अगर स्टॉक सेल साइड में है तो उस क्वांटिटी को निकालने की वो कोशिश ही नहीं करेगा। जब भी एक बड़ी क्वांटिटी दिखेगी नए सेलर उसके पहले सेल करके भागना स्टार्ट करेंगे। एसएल का भी काम कर सकता है? बिल्कुल एसएल का काम करता है, अगर हमने शॉर्ट किया है तो हमारे लिए एसएल का काम करेगा वो, उसके थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ेगा 1-1.5 रुपए। तो सेल साइड में सर अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी दिख जाए तो शॉर्ट जाना है तो फिर नहीं लेना चाहिए। सेल हम तो पहले से मार्केट शॉर्ट में ही है ना, तो हम सेल कर सकते हैं वहां पे। अगर वो क्वांटिटी हमने सेल देखी हुई है, सेल हमें दिख रहा है और इतनी हैवी क्वांटिटी दिख रही, तो ये क्वांटिटी के थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम शॉर्ट खेल सकते हैं वहां पे, छोटे से रिस्क के लिए। रिस्क हमारा कभी भी वहां पे छोटा ही हो जाएगा, लेकिन स्टॉक पहले ही वीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब बाइंग वाला स्टॉक्स वहां पे देख के आप सेल कर रहे हो, समझ में आया? बाइंग वाले स्टॉक वहां पे देख के सेल नहीं करना, वो स्टॉक पहले से ही रेड में ही चल रहा हो, तब वहां पे बड़ी क्वांटिटी दिखेगी तो शॉर्ट सेलर वहां फिर से शॉर्ट एक्टिव होगा उसमें। सबसे पहली बात, आप लोग अपनी ट्रेड कम करो, बेस्ट ट्रेड ढूंढो और ट्रेड को कम करो। रेक्टेंगल वाला ट्रेड कोई नहीं ढूंढ रहा। देखो कई सारे लोग सिर्फ रेक्टेंगल को ही ट्रेड करते हैं, 3-3 स्टॉक्स निकाल लेते हैं और भेजते रहते हैं मुझे, और उसी में ट्रेड करते हैं। तो आप लोग कोई भी किसी भी 2 चीज को फॉलो करना स्टार्ट करो कंटिन्यू। आप लोग कंटिन्यू 2 चीज को फॉलो नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा तब तक। आप सब चीज करने जाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। आप कोशिश करो कि आप पहले वो करो जो आप अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और बिना मतलब के कॉल और पुट को छोड़ दो आप लोग अभी।
कॉल और पुट तब लेने की बात होती है ना जब आपके पास स्टॉक मार्केट से आप पैसा कुछ कमा लो, हमें डर नहीं रहता है तब, ठीक है ना। और एक आप एक्सपर्ट हो जाओगे, चलो यहाँ से गया तो कहीं ना कहीं से आप उसको निकाल लोगे, या कहीं ना कहीं से आप पहले से बना लोगे उसको। मैंने भी ऑप्शन में वो 30,000 वाली कॉल में 20,000 का लॉस लिया, तो लेकिन कोटक बैंक की कॉल ने मुझे दे दिया उतना, या HDFC की कॉल ने मुझे दे दिया, यस बैंक नीचे मुझे अच्छा मिल गया 170 के आसपास में। आज ICICI बैंक भी डाउन जा रहा था। हाँ ICICI बैंक डाउन था, मेन तो मुद्दा ही। कल के लोग को ब्रेक किया था। हाँ वो 400 के नीचे तो वैसे भी वीक है वो, 400 के नीचे तो वीक है, लेकिन हमारे लिए शॉर्ट कैंडिडेट नहीं है वो, हाँ हमारे लिए शॉर्ट कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे ICICI बैंक, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ICICI बैंक में। जहाँ पे कुछ समझ में ना आए दूरी बना लो, सिंपल सी थ्योरी है। जहाँ कुछ आपको समझ में आ रहा है वहां पे नजर बना के रखो। कल ICICI प्रू में नजर बना के रखना, DCB बैंक हो गया, इंडिगो हो गया, इंफ्राटेल वापस फिर से कल वीडियो मैंने डाला हुआ है उसका, इंफ्राटेल का, ये देखो इंफ्राटेल में क्या। लेकिन आप जब कंटिन्यू चीजों को करोगे ना तब हमें समझ में आएगा। रेक्टेंगुलर पैटर्न डाला है सर, सुबह भी मैं ग्रुप में डाला हूँ, रेक्टेंगुलर पैटर्न दिया। हाँ तो अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं देखते हो तो नहीं समझ में आएगी चीजें। आप कंटिन्यू देखना स्टार्ट करो हर स्टॉक्स को, उसका कैरेक्टर समझो। एक कैंडल में कहानी खत्म, स्टॉक्स ओपन कहाँ हुआ, हमारी बाइंग प्राइस से नीचे, स्टॉक्स निकला तो 1 वे गया, 65 से 72 गया। हम 65 से 72 की मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे 2 रुपए मिल जाए बहुत है, और ये तो 2 रुपए के आपको निकलने नहीं दिया इस स्टॉक ने। तो आप कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करोगे और मिनिमम ट्रेड करोगे और मैक्सिमम प्रॉफिटेबल वाले ट्रेड में। तो मिनिमम जब करोगे तो आपको ये रहेगा कि भैया मुझे 2 ही 3 का ऑप्शन, मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे क्या होगा, फिर आप उसको अच्छी तरह से ढूंढ के ट्रेड लोगे। अगर आपके पास ऐसा है इसमें नहीं मिलेगा तो उसमें करूंगा, उसमें नहीं मिलेगा उसमें करूंगा, तो दिन भर कभी खत्म ही नहीं होगा आपका ट्रेड। दिन भर भले टर्मिनल के सामने बैठो, टर्मिनल को क्लोज कर दो, चार्ट देखते रहो। सर एक बार ये PVR वाला चार्ट देखेंगे तो शायद मुझसे PVR के चार्ट में अब कुछ नहीं है, हो गया 2 दिन। इसमें वो रेक्टेंगुलर पैटर्न है, बट वो सुबह से नहीं है, वो मिड ऑफ द डे से चालू हुआ है। नहीं मिड ऑफ द डे नहीं चाहिए, सुबह से हमें चाहिए। सुबह से मतलब शुरू की 1-2 कैंडल छोड़ देंगे तो चल जाएगा। ये तो शुरू की 1-2 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 पूरा डेढ़ तक पूरा दिन ही निकाल दिया इसने ना। सर ये फ्लैग पैटर्न जैसे दिख रहा है, ये काम करेगा क्या सर मार्केट में? कौन सा फ्लैग पैटर्न? फ्लैग पैटर्न सर, फ्लैग जैसा है ना। देखो बात वो नहीं है, आप लोग को ये समझना पड़ेगा स्टॉक चल कहाँ से रहा है। 1700 वाला स्टॉक 1800 पहुंच गया, 2 दिन में अच्छी मूवमेंट दे चुका है। अब ये किसी ना किसी दिन ऐसा करेगा कि यहीं पे वो ब्रेक करेगा, थोड़ा सा हाई ब्रेक करेगा और ऊपर नहीं जाएगा। इसका कैरेक्टर उस टाइप का ही है, ठीक है ना। पहले स्टॉक्स का कंटिन्यू देखना स्टार्ट करो। उस दिन अरविंदो फार्मा इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं किया, किसी को बोला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो उसका कैरेक्टर ही नहीं है। उतनी बड़ी मूवमेंट करने के बाद फिर वो होता क्या है कि हमें लगता है कि अरे ब्रेकआउट दे दिया, चलो कल देखते हैं इसको। नहीं, ब्रेकआउट कैसे दिया है वो इंपॉर्टेंट है। हमें ब्रेकआउट स्टॉक कैसे देता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर धीरे धीरे करके और फार्मा यहाँ पे जाता, ये अगर धीरे धीरे करके जाता, ये सिर्फ 700 800 पे 810 812 यहाँ पे जाके और फिर ब्रेकआउट करता अगले दिन, तो हमारे लिए ऑप्शन था। अब ये एक ही दिन बड़ी मूवमेंट करके चला गया, अब हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे बीच में रुकेगा। ये जब धीरे धीरे करके आता तो मुझे सपोर्ट समझ में आता कि हाँ सपोर्ट हो रहा है, स्टॉक्स इसको नीचे नहीं आने देगा। अब ये स्टॉक्स निकला और अगले दिन थोड़ा सा हाई को ब्रेक किया और वापस फिर नीचे। तो जब बड़ी कैंडल ज्यादा बन जाए तो भी स्टॉक्स को मत देखो, स्टॉक्स हमें बुलाता है जब बड़ी कैंडल बनती है, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि नहीं जाना है ऐसे स्टॉक्स में। भी ब्रेकआउट देके फिर वापस नीचे आ गया। हाँ आएगा ही ना, क्योंकि बड़ी मूवमेंट हो चुकी है। अब वापस वो जो ब्रेकआउट वाला हाई बना है उसके आसपास, और जो उसके बीच में थोड़ा टाइम बिताएगा और फिर उसको जब ब्रेक करेगा ना तब वो अच्छी मूवमेंट देगा फिर 30-40 रुपए की। लेकिन 30-40 रुपए की मूवमेंट अगर उसी दिन दे दे जिस दिन ब्रेकआउट करे, फिर अगले दिन देखो ही मत उसको। ब्रेकआउट दे तो छोटे से दे कि अगले दिन हमारे पास चांस रहे उसको लेने के लिए। सर इन्फी क्या भी हुआ सर? इन्फी भी वापस आ गया। इन्फी वापस आएगा ना, वो मूवमेंट हमारा 50 से 55 का हमारा टारगेट ही था, तो 50 से 55 उसने कर दिया 2 दिन 3 दिन में, क्योंकि हमने तो उसको 32 पे रिकमेंड किया था इन्फी को। 38 पे, 38 पे नहीं सर, 32 पे, क्योंकि वो 32 वो कैंडल थी कौन सी, रिजल्ट वाली कैंडल को मैंने बोला था। कहाँ गया इन्फी, मुझे याद रहता है। ये रिजल्ट वाली कैंडल है, मैंने इस कैंडल के बाद ये कैंडल है रिजल्ट वाली, ये कैंडल का हाई कितना है 30।
732 के ऊपर। हाँ मुझे मालूम है ना, क्योंकि मैं रिजल्ट वाली कैंडल बोला था अभी। देखिए यहाँ पे 4 से 5 दिन अब ये इससे ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये मोमेंटम था बस। मोमेंटम टारगेट 50 से 55 का था। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, खत्म सर कहानी। एक क्वेश्चन पूछना था यहाँ पर, 752 बोल के टारगेट दिए थे आपने, हाँ 752 के बाद वो कैसे सर, वो उतना तक जाएगा बोल के कैसे पता चला? माने वो वो ये, वो हाँ हाँ वो पोजिशनली हम लोग देखते हैं, पोजिशनली स्टॉक्स को निकालते हैं। जैसे 30 का हाल लो मारा और यहाँ पे कितना है, ये 30 है और यहाँ कितना 20 रुपीज़ का मूवमेंट है, तो ये 20 रुपीज़ के मूवमेंट को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। ये कितना है 32 और ये कितना है 12, तो कितना रुपये हो गया, तो ये हमने मान लिया 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ को हमने यहाँ से प्लस कर दिया, तो हमारा टारगेट 32 के बाद 52 का हमारा टारगेट बना। अगर उसके ऊपर ट्रेड करता तो अलग बात थी, नहीं ट्रेड किया तो ये हमारा टारगेट था, जिसपे अगर हम पोजिशनल लेके जाते तो हम यहाँ पे बुक करने की कोशिश करते। अगर इस दिन नहीं बुक किया तो अगले दिन अगर इसके नीचे ही ओपन हो गया तो हमें मार ही देना है, फिर तो सोचना ही नहीं था हमें। ओके सर, ओके सर। तो जो भी एक कोई रिजल्ट या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट वाली कैंडल होगी ना, वो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर छोटी कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल अगर 20-30% की कैंडल बनी है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर तो छोड़ ही देना है। अगर स्टॉक 2-2.5-3% की कैंडल बनती है और उसके अंदर में 2-3 दिन अगर स्टॉक्स रह जाए, मतलब उसी के आसपास में रह जाए और फिर ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा ना, तो स्टॉक्स एक बहुत अच्छी मूवमेंट देगा ही देगा आपको। स्विंग ट्रेडिंग में एक अच्छी मूवमेंट आपको 2 से 3%, 4% की मूवमेंट स्टॉक दे जाता है। ठीक है सर। जैसे टेक महिंद्रा है, 840 के ऊपर अगर कंटिन्यू क्लोज करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट देगा। लेकिन अगर 840 वाले दिन ही वो 880 पहुंच गया और हमने इंटरडे में नहीं पकड़ा है तो छोड़ देना है, फिर अगले दिन कुछ मतलब ही नहीं है फिर उसका। हमेशा ब्रेकआउट कोशिश करो कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के खेलो, वो बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि फास्ट मूवमेंट आपको मिलेगी। चाहे वो इंटरडे का ब्रेकआउट कर रहा हो कोई स्टॉक, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, या फिर डेली पे कर रहा हो। एल&टी फाइनेंस का सर क्या नेचर रहती है? कौन सा? एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस का दरअसल फ्यूचर में नहीं है, तो एल&टी फाइनेंस, अच्छा हाँ, नहीं एल&टी फाइनेंस तो अच्छा 143 एक वो मिनट क्या, छोटा स्टॉक सर, एल&टी फाइनेंस। हाँ याद आ गया मुझे। एल&टी के कहाँ जा रहा यही है सर, कोटक बैंक के नीचे। है? कुछ नहीं करना है अभी तो इसमें। इसका रिजल्ट आया क्या? रिजल्ट आ गया लगता है। आ गया सर। ये कैंडल ही बता रही है कि रिजल्ट आ गया। अरे बाप, इसका तो हिस्ट्री नहीं मेरे पास लग रहा है एल&टी फाइनेंस का। क्या अच्छा, इतनी कितनी कैंडल ही मेरे पास बीच में तो थी। इस बार अभी इंस्टॉल किया तो बहुत सारी दिक्कत यही सब होंगी। सारा एक तो रिसर्च निकल जाता है और दूसरा ये आगे पीछे, अभी इसके पीछे जा ही नहीं रहा। ये तो मेरे ख्याल से नीचे छोड़ दो इसको। देखो हम क्या करते हैं, जब बहुत किसी स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं हम ना, कि नहीं मुझे इसको देखना ही है, कुछ ना कुछ निकालना ही है इसमें, वो गड़बड़ हो जाता है। फिर हमें वो नहीं करना है, हमें बस ऐसे बढ़ते जाना है कंटिन्यू आगे पीछे। हमें जहाँ पे स्टॉक बोले रुकने के लिए वहां पे रुकना है, वहां पे हमें समझना है कि हाँ यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। सर बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली गिर रहा था नीचे, मैंने कहा वो एक कैंडल बना रहा था, इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट किया। बाइंग किया क्या आपने? नहीं किया नहीं है, कल के लिए निकाला था मैंने 134 के ऊपर। 134 के ऊपर ऑलरेडी 4% ऊपर चल चुका होगा जब 134 पे आप बाइंग करने जाओगे तो। ये ध्यान रखना स्टॉक को, ये देखो 4% ऑलरेडी स्टॉक चल चुका होगा यहाँ से, अगर 134 के ऊपर आप बाइंग कर रहे हो। नहीं, फर्स्ट बाइंग होगी वो इंट्राडे के लिए 131 है और पोजिशनल के लिए 134 है। 131 के बाद 150, 40 नहीं, 131 के बाद नहीं फंस जाओगे फिर आप। 30-40 पैसे की मूवमेंट के बाद ये रुक जाएगा। इंट्राडे में देखना ही नहीं है इसको, क्लियर है ही नहीं कहीं पैटर्न इसमें। क्लियर पैटर्न देखो, क्लियर जो लग रहा है, क्लियर में एक मूवमेंट हमें मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अगर हम किसी स्टॉक को क्लियर देखते हैं, नहीं मिल रहा शांति से बैठे रहेंगे, इंट्राडे में कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन कोशिश करो कि क्लियर दिखे, थोड़ा वेट कराएगा क्लियर पैटर्न, लेकिन जब मूवमेंट देगा तो अच्छी मूवमेंट देगा। ठीक है, एक BEMN निकाला था और एक लैंडमार्क निकाला। कल के लिए BML में क्यों निकाला है? डेडलाइन सपोर्ट तोड़ा, डेडलाइन सपोर्ट तोड़ा था, लेकिन लो नहीं क्लोज किया था, लो क्लोज किया था। ये स्पिनिंग पैटर्न बना रहा था इसलिए मैंने, ट्रेंड नीचे आ रहा है उसके बाद। नहीं तो कल इंट्राडे में हम बाइंग कहाँ पे करेंगे? दिक्कत वो है ना, 74 के बाद अगर हाई पे बाइंग करते हैं तो 87, 89,
और उसके बाद ये सारा एरिया हमें रेजिस्टेंस का ही दिख रहा है, इसको तो मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है ऊपर जाए लेकिन ये नहीं बोलूंगा। दूसरा कौन सा है? ग्लेनमार्क। आप स्टॉक वैसे सेलेक्ट कर रहे हो जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उस स्टॉक में तो। हाँ भाई, सिलेक्शन गलत है। हाँ स्टॉक में थ्योरी, ये भी स्टॉक क्यों क्यों सेलेक्ट करना है? इसमें भी तो कुछ नहीं दिख रहा अभी ऐसा क्लियर, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा। व्यू क्लियर देखो आप लोग व्यू क्लियर नहीं देख रहे हो, स्टॉक्स को क्लियर आप लोग देख नहीं पा रहे हो। जो क्लियर है स्टॉक उसको आप लोग देखने में डर रहे हो कि यार ये तो कल चल चुका है, आज नहीं चलेगा। रिस्क लेना है तो उसी में लेना है हमें। सर टाटा स्टील 557 को। हाँ वो ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट दे सकता है टाटा स्टील। 2 दिन कल का और परसों का हाई था सेम लग रहा है, सॉरी आज का और कल का हाई लगभग सेम है, और पीछे भी इसने 2 हाई लगभग इसी के आसपास बनाए हुए हैं, तो शायद एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। लेकिन कल फ्राइडे है तो वो ध्यान में रखना है। लेकिन अब ये देखना है कि आज ये 54 के बाद 60 या 62 के ऊपर निकलेगा तो ऑलरेडी 7 रुपए का मूवमेंट हो चुका होगा यहाँ पे। और आज की कैंडल ये बता रही है कि शायद इसने इसका रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से 50 के नीचे शायद ये एक अच्छी मूवमेंट दे दे आपको डाउन साइड में। डाउन साइड में। लेकिन ट्रेड ऊपर का है, लेकिन ऊपर के ट्रेड में हमें ये कंफर्टेबल नहीं बनेगा स्टॉप लॉस हमारा, क्योंकि 6-7 रुपए का मूवमेंट हो चुका होगा, तो थोड़ा सा डाउट होगा यहाँ पे। या तो फिर ये रुके और वो 20-30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आएगा, तब हम देख सकते हैं। सर आज के मार्केट में तो कुछ सेटअप ही नहीं मिल रहा था। हाँ तो जहाँ पे नहीं मिलेगा वहां पे नहीं करना है। नॉर्मली ऐसे ही रहता है क्योंकि आज नहीं ही ऐसे जाता है। आज क्या है, आज का मूवमेंट ही नहीं हुई है कुछ आज खास। हम्म। आज कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई ना। तो 2-3 बजाज दिन देखो, मार्केट जब बंद हो जाएगा 1-2 दिन ना, तो इसी तरह से होता है, या तो बहुत ऊपर नीचे होके गैप अप गैप डाउन होके सारा काम खत्म कर देगा, या मार्केट कुछ आज समझेगा फिर वो कल ट्रेड करेगा। चोला फाइनेंस में हल्का गैप अप था। चोला फाइनेंस गैप अप था। गैप अप था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने गैप अप के बाद उसको किया है या नहीं किया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमने किया है तो हमारे लिए वो बेस्ट है, नहीं किया है तो कोई बेस्ट नहीं है हमारे लिए, वो सब बेकार है। फिर गैप अप नहीं था ये चोला फाइनेंस। पहली कैंडल बिल्कुल सही जगह से ओपन होके नीचे आ रही है, और सेकंड कैंडल ने ब्रेक भी कर दिया है। तो ये तो हमको अगर 20-30 वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिला हो तो शायद वहां पे हम देख सकते थे, क्योंकि यहाँ नीचे आके ऊपर गया है। तो अब 20-30 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा ही नहीं है मेरे पास, तो दिखाऊं क्या? लगा तो है, लग रहा है ये क्या है, ये लगाया हूँ 20-30 है ना, हाँ। अब इसको हमने 5 मिनट पे, लेकिन ये गया ही नहीं है हमारे पास तक, तो उसमें भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस डेली पे कैसा है, ले सकते हैं सर? डेली पे आप उसका शायद चार्ट पीछे से नहीं देख रही हो अभी। चार्ट अगर आप पीछे थोड़ा सा देखोगी ना, तो वो क्या कर रहा है, हाई तो बना रहा है, अगले दिन ब्रेकआउट कर रहा है, उसके बाद से वो हाई को ब्रेक कर रहा है थोड़े छोटे छोटे पॉइंट के साथ में। एक बड़ा जो ट्रेडर के लिए चाहिए वो पॉइंट के साथ में ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कल शायद ब्रेक करे तो एक बार रिस्क हम ले सकते हैं इसको। 50 के ऊपर शायद है ना, आज का हाई 49 का था, हाँ 49 का है, तो 50-51 के ऊपर ले सकते हैं। लेकिन 20 रुपए का मूवमेंट ऑलरेडी 0.5% का मूवमेंट हो चुका हुआ, तो वहां पे एक रिस्क हम ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस वही बनेगा, क्योंकि इंट्राडे में उतना वो मूवमेंट कर दे रहा है आजकल वो 20-22 रुपए वाली। तो स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा नीचे की तरफ। इसको तो कई दिनों से मैं इसको वॉच ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये अगले दिन हाई में देखता हूँ इसको, इसका कैरेक्टर समझ रहा हूँ, अच्छी कैंडल बना के अगले दिन थोड़ा सा हाई बना के नीचे आ जाता है। ज्यादातर यही कर रहा है थोड़े थोड़े दिन पे। इंट्राडे में किसी स्ट्रेटजी में मिल जाता है तो अच्छा मूवमेंट कर देता है। अगर सुबह ओपनिंग हो जाए 40 की, मान लो ओपनिंग हो 40 की, ठीक है, ओपनिंग 40 की हो और ओपनिंग वाली कैंडल ने हाई 40 का लगा दिया, उसके बाद वहीं के आसपास घूम रहा, फिर वो 40 ब्रेक करेगा तो आपको 12-15 रुपए का मूवमेंट दे देगा फास्ट। मतलब आज का देख के नहीं, कल का मार्केट इंट्राडे में देख के इंट्राडे में करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा मूवमेंट कर रहा है ये। ठीक है, ठीक है, कल भी एक बार आप लोग करो, कल फिर एक बार हम लोग मिलते हैं। ओके। मार्केट डेप्थ जो हम देख रहे हैं वो मार्केट स्टार्ट होने से पहले भी हमें मिल सकता है, कुछ पता नहीं चल नहीं सकता नहीं नहीं नहीं, मार्केट स्टार्ट होगा तभी वो क्वांटिटी अप डाउन होगी ना वहाँ पे। है? जो प्री ओपनिंग में क्या देखते हैं फिर? प्री ओपनिंग में थोड़ी, प्री ओपनिंग में क्या देखते हैं हम, कुछ नहीं। प्री ओपनिंग में से क्या मिलेगा हमें? कि प्री ओपनिंग में तो नॉर्मल क्वांटिटी ट्रेड की जाती है, वो भी ब्रोकर लोग करते हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं तो दूसरा बैच देखते हैं। ओके। थैंक यू सर।